अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो दिन था वो खासा सियासी गर्मा गर्मी हमें देखने में आई, और गर्मा गर्मी कहां पर नजर आई? अडियाला जेल के बाहर, क्योंकि बानी पीटीआई से मिलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहां पहुंचे। क्योंकि बार बार पीटीआई के रहनुमाओं से यह सवाल किया जाता है, मीडिया डिस्कशन में भी यह बार बार आता है कि क्या है पीटीआई का अगला लाया अमल, क्योंकि हुकूमत एक जानिब इकोनॉमी को बेहतर करने के दावे कर रही है, फिर उसके साथ साथ अपनी मर्जी के बिल पास कर रही है, अपनी मर्जी की अमेंडमेंट्स लेकर आ रही है, जुडिशरी पर अलग किस्म का एक प्रेशर है। लेकिन जो सबसे बड़ी जमात ऑपोजिशन के बेंचेस में जाकर बैठी हुई है, जो कि दावा करती है कि उनका मैंडेट चोरी किया गया है, जो कि दावा करती है कि वो सड़कों पर निकलेंगे, जो कि दावा करती है कि उन्हें उनकी हुकूमत बननी थी, और ये फॉर्म 47 का वजीर आजम है जो कि दावा करती है कि हमारा लाया अमल आगे ये होगा कि हम बानी पीटीआई को बाहर निकालेंगे और उसके बाद फाइनल कॉल होगी, हम जब एहतजाज करने बैठेंगे तो फिर वापस नहीं जाएंगे। और ये कहा जाता है कि हमने कफन बांध लिया है। ये सब दावे धरे के धरे रह जाते हैं जब प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड वो कुछ नहीं करते हैं। तो आज गाइडलाइंस लेने के लिए तमाम पीटीआई के रहनुमा पहुंचे अडियाला जेल के, मुलाकात करेंगे इमरान खान से, कुछ दिल की बातें करेंगे, कुछ एक दूसरे के गिले शिकवे करेंगे, और आगे के लिए क्या सियासी प्लान बनेगा उस पर बातचीत होगी। लेकिन ये तमाम ख्वाब चकनाचूर कर दिए गए जब तमाम के तमाम जो पीटीआई रहनुमा थे, उमर अयूब थे, असद कैसर थे, शिबली फराज थे, और पीटीआई के बड़े अहम रहनुमा थे जिनको दफा 144 के तहत अरेस्ट कर लिया गया। उनको कुछ देर के लिए जो है वो सियासी कैदी बनाया गया, और उसके बाद 2 घंटे के बाद उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन इमरान खान से मुलाकात की ना तो इजाजत दी गई, ना मुलाकात करवाई गई, और उन्होंने, असद कैसर ने कहा हम अब इस्लामाबाद जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्योंकि हम मुलाकात करने के लिए आए थे इमरान खान से और हमें मुलाकात नहीं करने दी है। और इस पर जब केपीके के सीएम से जब एक सहाफी ने सवाल किया और पूछा कि भाई आपका क्या प्लान होगा, आपने बानी पीटीआई से कोई इंस्ट्रक्शंस ली हैं, तो उनका जरा जवाब क्या था, मैं चाहूंगी कि आप जरा वो क्लिप देखें, फिर हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इमरान खान साहब जब हमें कॉल देंगे तो फिर उसके बाद हम एहतजाज करेंगे, लेकिन कॉल तो तब देना जब मुलाकात की इजाजत हो। आखिर क्यों हुकूमत उनसे मुलाकात नहीं करने दे रही है? आखिर हक बनता है, एक इतनी बड़ी पार्टी का सरबराह बानी अंदर मौजूद है और बाकी वर्कर्स ने जब उनसे जाके गाइडलाइन लेनी है तो क्या मसला बन रहा है हुकूमत को? इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार राज साहब, आखिर क्यों हुकूमत क्यों नहीं गाइडलाइन लेने देने चाह रही इमरान खान से? क्या डर गई है हुकूमत? उसको लगता है कि अगर गाइडलाइन दे दी है, उसने कहा कि एहतजाज कर दो, तो ये तो हमारे हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल कर देंगे, यही वजह? फिजा, पूरी कौम का ख्याल था कि वक्त के साथ साथ जो सियासत में शिद्दत और हिद्दत है ये कम होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही। पाकिस्तान की जो सियासत है, खासकर पीटीआई और नून लीग की सियासत, ये नजरियाती और सियासी से ज्यादा ये जाती सियासत हो चुकी है। हाँ। और मैं चूंकि इसका बैकग्राउंड समझता हूं कि जाती किस तरह से है, और हाँ। जाती जो पुरानी मुखासमत और दुश्मनियां हैं वो आज सियासत के अंदर निकाली जा रही है दोनों तरफ से, और कबाड़ा इस मुल्क का निकाल दिया गया है। तबाही और बर्बादी इस मुल्क के इदारों की हो गई है, और बर्बादी इस मुल्क के अवाम की हो गई है। लड़ाइयां अपनी अपनी अना की, अपनी अपनी जिद की लड़ी जा रही हैं, और कुछ लोगों की अना इस मुल्क और कौम से बड़ी हो गई है और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और वो जो जाती लड़ाई है उसमें 24 करोड़ लोग भी पिस रहे हैं, उसमें अदारे भी पिस रहे हैं, और उसमें आम आदमी भी पिस रहा है। और नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। जो पाकिस्तान माशी तौर पे मुस्तहकम हो सकता था वो नहीं हो रहा, और अजीबो गरीब एक सूरत हाल। मतलब आप उनको हब से बेजा में रखने की मजम्मत नहीं कर रहे? मैं उस तरफ आ रहा। हाँ। जो आज हुआ बहुत बुरा हुआ, 4 उसमें अपोजिशन लीडर थे, लेकिन इससे भी मैं कहूंगा कि ज्यादा बुरी बात यह है कि पीटीआई को अब किसी एक ट्रैक के ऊपर आ जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे बानी पीटीआई को चाहिए कि जिसके ऊपर उसको इतबार है, कोई 2, 3, 4 लोग नामजद कर लें कि यार आप बहुत मुखलस हैं, आप सारी चीजों को समझते हैं, और जो तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब पीटीआई ने लाना है आप उसको लीड करें। अगर नहीं मुलाकात होती तब भी आप बात कर दिया करें। अब होता ही है कि उन बेचारों ने पानी पीना है तो तब भी अंदर जाके पूछना है, उन्होंने सूप पीना है तब भी पूछना है, उन बेचारों ने वो रोश खाना है पठानों वाला पेशावर से, फिर भी जाके अंदर से पूछना है खाएं या ना खाएं। पठानों को रोश नहीं, वैसे वो नमकीन गोश्त होता है, चरसी टिक्के भी होते हैं उधर, तो वो भी अगर खाने हैं तो वो अंदर से लिस्ट आती है तो फिर इजाजत मिलती है। अब इस तरह ना इनकलाब आते हैं, ना पार्टियां चलती हैं, ना सियासत चलती है।
अब सियासत के अंदर कुछ लोग हो गए सीनियर्स, हाँ। और सियासत के अंदर जो पीटीआई ने एक नई टर्म ईजाद करवाई है, वो ये ईजाद की है कि यूथियोलॉजी एक नई टर्म आई है, और उसके जो सीनियर तरीन जो लीडर्स हैं, हाँ। वो यूथियोलॉजिस्ट, उनका नाम आ गया सामने के। किसका नाम आया? अच्छा, वो लोग हैं कि जो रोजाना की बुनियाद पे नए फलसफे, नई बातें, नए तरीके ईजाद करते हैं, और बेचारे कारकुन मायूस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जितनी पाकिस्तान की लीडरशिप ने यकीन करें काम किया है ना, इससे कहीं ज्यादा तो अमेरिका के अंदर बैठे हुए शहबाज गिल ने अकेले ने कर दिया है। और हमारे वहां पे दोस्त हैं अकबर जौहरी साहब, उन्होंने कांग्रेस मैन जितने इकट्ठे करके उन्होंने वहां पे खत लिखवा के बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया। तो मैं समझता हूँ किसी एक डायरेक्शन के ऊपर इस पार्टी को जाना चाहिए। अगर इनकलाब का कोई कंसेप्ट अगर है इनके दिमाग और दिल में, और कोई बहुत बड़े इनकलाबी एक लॉट तैयार हो गई है, तो वो कौम को बतानी चाहिए। वरना पुरानी तनख्वाह पे गुजारा करें, ये पूरे मुल्क की तबाही और बर्बादी को खुदा के लिए अब बंद कर दें। अच्छा, वैसे आपकी बात को मैं रोज आगे जलसा, बढ़ाऊंगी। रोज जुलूस, रोज जलसा, रोज बिल्कुल ठीक है। इससे अवाम में नफरत पैदा हो रही है। और पता है, ये आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है कि इस टाइम पे जो होता है ना, बानी पीटीआई का एतमाद वो किसी भी बंदे को हासिल नहीं है। शहबाज गिल की आपने बात की है, ये बात नो डाउट अबाउट इट कि वो जिस तरीके से डिफेंड करते थे पीटीआई को या इमरान खान को, राना साहब, उस तरह की लेगेसी या उस तरह का जो होता है ना कि एक लीडरशिप क्वालिटीज, वो शायद इनमें नहीं है, इनमें से किसी में भी नहीं है। और जो कुछ उन्होंने फेस किया है, जिस तरह वो पाकिस्तान से गए हैं, उस पर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन अमेरिका में जाके भी उन्होंने मुकदमा खूब लड़ा है। देखें, बात ये कि शहबाज गिल जब यहाँ थे तो वो रीढ़ की हड्डी थे। अब वो जब अमेरिका गए तो वहां जाके भी उन्होंने जो कंट्रीब्यूट पीटीआई के लिए किया है, वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो मौजूद लीडरशिप है उनसे कहीं ज्यादा है। और फिर ये कि जिस तरह उनके साथ यहाँ टॉर्चर हुआ, जितना उनके साथ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, जिस तरह उनको तशद्दुद का सामना करना पड़ा, और जिस तरह उनको मजबूर किया गया कि वो इमरान खान के खिलाफ बयान दें, लेकिन नहीं दिया। कहा यह जाता है कि उनको जिस तरह का टॉर्चर किया गया, वो तो मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा जिस लेवल का था। पर वो क्या कहते हैं, वो वहां से अपना रोल अदा कर रहे। मैं बात कर रहा था जो मेरे जुल्फकार राहत प्यारे ने अभी की है ना, कि जी वो तो क्या कहते हैं, बर्गर भी खाना हो तो इमरान खान से पूछ के खाते हैं, सूप भी पीना हो तो इमरान खान से पूछ के पीते हैं। अब इसने ये सूप ये नहीं बताया कि एक दो चीजें ऐसी हैं जो पूछे बगैर भी इस्तेमाल नहीं, इसने ये नहीं बताया कि ये सूप कौन सा, थाई सूप है या क्या कहते हैं ये 19B है, कौन सा है। क्योंकि अब अदालत में जब आपसे मैं पूछूंगा ना कि सुप्रीम कोर्ट, तो आप कहेंगे कि वो अंडे वाला के बगैर अंडे वाला, जैसे बर्गर के वाले के पास जाके अंडा एक बर्गर दे दो, कहते हैं अंडे वाला के बगैर अंडे वाला। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी दो है, अंडे वाली थे बगैर अंडे वाली, आईनी और गैर आईनी। लेकिन जिन लोगों को आज गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, फिजा कौन फिजा सुने, एक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जी, एक कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ, एक सेनेट में कायदे हस्ब इख्तिलाफ, एक पंजाब असेंबली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ, ठीक है, और आलिया हमजा जैसी बहादुर खातून। ठीक है ना, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जिसको चाहे जिस तरह मर्जी चाहे कुचल दें। वैसे तो आप बड़ा शोर मचाते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम नहीं है। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो ये पार्लियामेंटेरियन नहीं है, तो ये क्यों नहीं सुप्रीम? ये फिर ऐसे ही है कि कल को मैं बाहर निकलूं, कोई झंडा लगा हुआ गाड़ी में देखूं, मैं पूछूं जी आप पार्लियामेंटेरियन है? वो कहे हाँ। मैं कहूं आप कौन सी जमात से हैं? तो वो कहे जी मैं नून लीग से, तो मैं सल्यूट कर दूं। कहे जी मैं पीटीआई से, तो मैं कहूं परा जात हूं। ठीक है ना, क्या फिर हमने ये क्राइटेरिया बना लिया? नहीं, तो इनको क्या जरूरत थी इकट्ठे होके, जब दफा 144 लगी है तो अलग अलग अपनी नंबर पे अपनी बारी पे चले जाए। वाह, कैसा आइडिया दिया है, कमाल आइडिया दे दिया। ये आइडिया तो मैं समझता हूँ कि वो उनके खुद अपने उन दिमाग में नहीं होगा जो आपने आइडिया दे दिया। जान के केओस, ठीक है ना, गिरफ्तार उन्होंने इसी बेस पे किया, आइडिया तो है उनका। अच्छा, आपने केओस क्रिएट करना था, तो इसी वजह से सब इकट्ठे होके चले। हम एक ना है एक कोलू के बैल की तरह की नेशन ना। अब हुआ क्या, स्पीकर साहब ने ना इस पे कमेटी बना दी है। ठीक है, मैं स्पीकर साहब की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उनकी कुर्सी जो है ना इतनी मुनाफकाना है
ओए होए, इतनी ही, मैं आई एम सॉरी टू से हो। कि इतनी अंधी बहरी कुर्सी है। ये कमेटी ऐसी है जैसे आपा खुर्शैद की कमेटी होती है ना, जो बीच में से कोई लेके भाग जाता है या टूट जाते हैं नामे, ठीक है। अब एक समझो, डेजिग्नेशन को तौहीन ना करें, आप पर्सनालिटी को कह सकते हैं कि वो उनका रवैया ऐसा है, डेजिग्नेशन की तो नहीं तौहीन वो ना बात ये है कि जो इदारे होते हैं ना, वो शख्सियात से बनते, ठीक है अच्छा। कि नहीं? इदारे शख्सियात से बनते हैं। अच्छा, आप उन कुर्सियों के ऊपर नाअहल लोग बिठा दोगे तो वो कुर्सियां कुछ नहीं कर सकती, और उन कुर्सियों पे अहल लोग बिठा दोगे तो बहुत कुछ कर लेंगी। स्पीकर ने तो कमेटी तब भी बनाई थी जब पार्लियामेंट के अंदर लोगों को आके उठाया गया था, पुलिस वाले कहां गई वो अरेस्ट कमेटी? किया। ठीक है, आप ऐसे रंगबाजियां करते, अब आई एम सॉरी, इतनी मुनाफकत ज्यादा आपका वो होता है अंदाज कि आप जो समझते हैं सब बेवकूफ हैं। कमेटी बना दीजिए, अब ये कौन कमेटी करे थे, कुछ करके थे दिखाए ना यार। ये पार्लियामेंटेरियन, एक साबिक स्पीकर, इतने बड़े नाम है यार, आप उनको इस तरह ह्यूमिलेट कर रहे हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये जो जमहूरियत है, ये मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, रुखे आईना मेरा अक्सर पसे आईना कोई और है। ठीक है, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि आप उस सुप्रिटेंडेंट के पीछे आप खड़े हुए और ये सब कुछ आप करवा रहे हैं? और अगर आप करवा रहे हैं तो ये आपकी जमहूरियत है। अगर ये जमहूरियत है तो फिर आप, पूरी दुनिया जब आपकी तरफ उंगलियां उठाती है तो बर्दाश्त करें ना। फिर आप क्यों वो होते हैं कि जी देखे दुनिया में यूं कहती है या यूं कहती है। बिल्कुल ठीक हो गया राना साहब, तो मैंने दुखती रगी छेड़ती है आज, तो बड़े जोशीले अंदाज में गुस्से में है, लेकिन हमेशा जोशीले होते हैं, जोशीले तो होते हैं, लेकिन कल तो आप दीदा हो गए थे फलस्तीन वाले मामले पर। लेकिन राहत साहब, मैं फिर वही बात, आपने कहा कि जो रवैया हुकूमत की जानिब से अपनाया गया ये बिल्कुल गलत था, लेकिन आप ये देखिए कि ये छोटे लोग नहीं थे। मतलब अगर इस तरीके से, अगर यही अयाज सादिक को, वो भी तो उसी सेम सीट पर है ना, अगर इनको इस तरीके से अरेस्ट कर लिया जाता तो ये तो नून लीग ने और बाकी लोगों ने तो उधम मचा देना था। तो ये रवैया तौहीन है, पार्लियामेंटेरियंस की तौहीन है। देखिए फिजा, जो कहते हैं ना सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये बड़ा बेरहम खेल है ना मिलने देते। और इसलिए बेरहम खेल है कि जब पीटीआई इक़्तिदार में थी तो ये सारे सीन हम देखते रहे। हाँ। फरियाल भी तालपुर ठीक है। जेल में गई, मरियम गई, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ। ये अलग बात है कि मैं उनको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा कि उसमें कौन सच्चा था कौन झूठा था, अदालतों को चाहिए था कि उसके फैसले करती। लेकिन इंतकाम और इंसाफ और कानून और ज़ाब्ते के अंदर बहुत माइनर सा फर्क होता है कि आप इंसाफ कर रहे होते हैं तो एक सेकंड में आप बॉर्डर क्रॉस करते तो इंतकाम की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और जो चीजें आपने की होती हैं फिर वो रिवर्स होती हैं। और यही जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि बदकिस्मती देखें कि सारे पार्लियामेंटेरियंस की गैर संजीदगी का आलम देखें कि आपस में दस्तों गिरबान है। पूरी कौम जो है वो स्मोक से मर रही है, महंगाई से मर रही है, भूख से मर रही है, लोग पिट रहे हैं, लोग अक चुके हैं और ये कहते हैं आवे आवे जावे जावे बांदर की तरह कहते हैं जी मेरी आनियां जानियां देख। आप वो आनियों जानियों पे यकीन करें कि लोग तवज्जो देने को तैयार नहीं है। ये बेचारे तो सारे लोग ये नहीं, आप मुझे बताएं कि ये सारा कुछ करके, ये पार्टी को डिस्ट्रॉय करके, तबाही बर्बादी करके, लोग तड़वा के, मरवा के, डंडे मरवा के, एंड ऑफ द डे अगर आपने बैठना है फिर उनके साथ बैठना है तो फिर जिद किस बात की, आज ही बैठ जाओ यार। और ये बैठना है, देख लेना कि अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन जब निकलना है आप लोगों ने बैठ के ही निकालना है। बिल्कुल ठीक। और आपको पता है कि ये जो सारी लेजिस्लेशन हुई है इसमें हर एमएनए को कितने पैसे मिले? बताइए जी। इसमें 1 अरब 10 करोड़ रुपए की तनख्वाहें मिली इनको। 29 लाख रुपए 35 दिन के मिले। 29 लाख आने के 29 लाख 96 हजार रुपए अजाजिए और अलाउंसेज और मेडिकल जो उसका कोई 1.5 अरब रुपए अलग से है। आप मुझे बताएं कि उस पर तो कोई बात नहीं करता, करें ना उस पर बात कि आपने ये पैसे नहीं लेने। ये इतने बड़े हुर्रियत पसंद है, इतने बड़े असूली सियासतदान ये पैदा हो गए इस धरती के ऊपर, बड़े बड़े ये बयानात देते हैं, गले फाड़ के बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं। ये कहें ना कि इस कौम के हमने पैसे हैं, गरीब कौम है, हमें नहीं पैसे लेने, हम वापस करते हैं। अच्छा, ये कहें, सुबह अपोजिशन वाले कहें और गवर्नमेंट वालों को कहें जी आप भी वापस करें। क्या ये कोई गरीब लोग हैं? ये सारे अमीर लोग हैं, सारे अरबपति हैं। कम अज कम कौम के खजाने के ऊपर ये अजाजिए और तनख्वाहों के नाम पे और मेडिकल बिलों के नाम पे जो हाथ साफ कर रहे हैं इसको तो माफ कर दो यार। ठीक है, इस पसमानदा कौम को, इस मुल्क को, इस पे तो माफ कर दो।
तो मैं कहता हूं कि इस तरह की भी कोई बात करो यार। अच्छा, वेरी वेरी गुड पॉइंट राणा साहब। एक बात की मुझे समझ नहीं आई, हमारे वोट पर ये पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, अपनी मर्जी के बिल पास करते हैं, और पार्लियामेंट जाके जो हम पे एहसान कर रहे हैं और अपनी मर्जी के बिल पास कर रहे हैं, ये उसके भी पैसे ले रहे हैं। कौम का देखें दर्द इतना है कि जो हमारे वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और वजीर माहौलियात, इस कौम के दुख के अंदर लंदन में जिस तरह परेशान फिर रहे हैं ना, आप सोच नहीं सकती। ठीक है, ये पार्लियामेंटेरियन जिनकी जुल्फकार राहत बात कर रहे हैं, वो क्या नया टर्म ईजाद हुई है? यूथियोलॉजी। यूथियोलॉजी। हाँ, देखो लेकिन यूथियोलॉजिस्ट भी हैं, पटवालोजिस्ट जितने भी है ना, कहना तो मैं उन पटवारवालोजिस्ट जितने भी हैं, जिन्हें हमेशा ये इनका जो पटवालोजिस्ट है ना, उनका पता क्या है, अगर एक मुस्लिम लीग एक लाश मिले और उन्हें कोई कहे कि ये ना नून लीग ने कत्ल की है, तो वो कहेंगे कि लो जी कमाल हो गया, ये लाश ही बड़ी जो है ना जालिम है। ठीक है ना, बताएं वो क्या है कि कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे, वो कहेंगे जी वाह जी वाह। अच्छा, एक लाश मिल जाए नामालूम, वो कहेंगे पीटीआई ने मारी है, अच्छा कत्ल ही पीटीआई ने कीता है। तो बात ये कि जो हमारा दानिश्वर है, जब तक वो इम्पार्शियल नहीं होगा, जब तक वो इस मुल्क और कौम के साथ नहीं खड़ा होगा ना, बात नहीं बनेगी। ये जो बात जुल्फकार राहत कह रहे हैं ना कि जी वो कह दे कि हमने नहीं लेने, तो वो कहते दूध दे तो लेने भाई, वो कौन सा वो आए में, वो भी इसी निजाम का हिस्सा है ना। फर्क क्या है इस सारे लोगों में? फर्क क्या है? फर्क इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान। आप कहने लगे थे मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है ना, वो बाद में आएगा फर्क, वो काफी फर्क है, असूली आदमी वो तो इतना फर्क है ना। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये कि इमरान खान फर्क है। क्या फर्क है कि इमरान खान, आप उस पर कोई करप्शन साबित कर देना, उससे साबित कर देना कि उसने अपने दौर में कोई करप्शन की है, ठीक है, एक पैसा भी खाया है, अच्छा। आप साबित कर दें कि उसकी कोई बाहर जायदाद है, आप साबित कर दें कि उसने बाहर कारोबार किया हुआ है, उसने तो अपने बादस मर्ग अपने तमाम असासे जो है शौकत खानम के नाम कर दिए। करें आप भी ना, आए मैदान में आके कोई मॉडल करैक्टर पेश करें ना, कहें कि हाँ हम कौम के नाम सब कुछ अपना करते। उसने तो कर दिया कैदी नंबर 804 ने। तो बात यह है कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये अपोजिशन, वैसे तो अपोजिशन वाले सुनता कौन है जी? ठीक है, ये जो अभी अमेंडमेंट्स हुई हैं या 27वीं तरमीम पेश हुई है, कितनी अपोजिशन की तरह मैं इनको 26वीं मैं 27वीं मेरे दिमाग पे चढ़ गई, क्योंकि मुझे पता है वो होनी है। ठीक है ना, जुल्फकार राहत ने करवा देनी है 27वीं तरमीम। राणा साहब मेरा तो दुख है कि चलो नॉन लीग तो ऐसी है, वो तो सारे पटवारी हैं, कुछ है कुछ है, चलो मैंने नहीं कहा पटवारी है, मान लिया। मैंने नहीं कहा। सवाल पता ही क्या है कि 26वीं तरमीम को हम नहीं मानते, जो आजादिया उसमें मिल रहा है उसको मानते हैं। हम तरमीम को नाजायज समझते हैं, जाली समझते हैं, बोगस समझते हैं, पता नहीं क्या क्या समझते हैं, लेकिन उसके जरिए जो पैसे मिल रहे हैं हमें सबको, वो जायज है। वो हम जाके पहली फुर्सत में साइन करके सब ने जेब में डाली है। गनीमत है ना। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं किसी का कोई ना तर्जुमान, मैं सबकी बात कर रहा हूं कि जो लोग तरमीम को नहीं मानते, उस लेजिस्लेशन को नहीं मानते, यार उसमें इतनी मॉरल करेज नहीं है। और पैसे किस चीज के ले रहे हो? वही वापस कर दो इस कौम को। वो कहते हैं जी पैसे हमने लेने हैं, 1 टका नहीं छोड़ना, और जाली मेडिकल बिल वहां पेश कर करके कुछ अरकान है वो पैसे लेते हैं। अच्छा देखिए, बात पता क्या है, जुल्फकार राहत एक हिस्से की बात कर रहे हैं, मैं 26वीं तरमीम से बात क्या कर रहा हूं। 26वीं तरमीम के बाद आपका जो अदालती ढांचा है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो दफा 17 के मजिस्ट्रेट से ज्यादा उसके पास वो नहीं इख्तियारात। आईनी अदालत वाले के वखरे हैं। पाकिस्तान का तो हर मसला आईनी है, ठीक है ना। आप मेरा एक कप उठा लें, ये आइन आपको इजाजत ही नहीं दे रहा कि आप मेरे टेरिटरी में आके कोई चीज मेरी उठा लें, आइन इजाजत ही नहीं देता। ये जुल्फकार राहत सिगरेट पी के मेरे घर की तरफ फेंक दे, आइन इजाजत ही नहीं देता कि आप मेरे घर के ऊपर कोई ऐसी चीज फेंकें जिससे मुझे नुकसान। सारा काम ही आईनी है। आपने तकसीम क्या किया है? आपके असल गेम क्या है? ये जितनी हुकूमतें टूटती बनती, इनकी चोरियां डकैतियां, इनके सारा कुछ वो जाता है आईनी मसले पे। अब इन्हें एक शेल्टर मिल गया, साढ़े जज ने, साड़ी हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है, हमारी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
बाकी 24 करोड़ लोग जाए भाड़ के अंदर। आपने आइन का ना सिर्फ बेड़ा गर्क किया, आपने ना सिर्फ जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया। शहबाज शरीफ साहब, आपका नाम हिस्ट्री के अंदर विलन के तौर पे लिखा जाएगा। आपने जमहूरियत को तबाह किया, आपने आइन को तबाह किया, आपने अदलिया को तबाह किया, आपने इस पाकिस्तान के अंदर एक निजाम को तबाह किया है। आप कहते हैं पार्लियामेंट बड़ी बालातर है, तो फिर क्यों ये पार्लियामेंटेरियन जो उठाए जाते हैं ये नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट बालातर है तो उसके जज जो हैं वो उनकी कोई इज्जत नहीं है। बिल्कुल है। पुलिस का इदारा अगर उस पर वो नहीं हो सकती तो पुलिस वाले बाइज्जत नहीं है। बिल्कुल है। लेकिन तो सवाल तो राना साहब, सवाल तो देखिए फिजा, सवाल तो ये भी है, मुझे जाना है, सवाल तो ये भी है, सिर्फ शॉर्टली जरा ले लीजिए कि जिस तरह पीटीआई के लोग पहले से गिला करते थे कि जी हमारे ऊपर जो कुछ होता है उसका कोई नोटिस नहीं लेता, तो नोटिस तो आज भी किसी ने नहीं लिया। याहिया साहब ने भी, जो नए चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी पूछा जिसकी गिरफ्तारी हुई है, अगर 4 अहम लोग हैं या 10 अहम लोग हैं तो कंटिन्यूटी तो वो यही तो चाह रहे थे। और क्या चाह रहे थे कि अदालतें इतनी बेजरर हो जाएं कि वो किसी चीज पे एक्शन ही ना ले सकें, उनके पास है कोई रहे ना कुछ भी। और वो आ गया सामने आपके, ये खुद अपील अदालतें तो अब खुद इंसाफ मांगता आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, केपी हाउस में कर लें, जहां कर लें, मर्जी कर लें। सवाल ये है कि कौन सुनेगा कौन? और ये सिर्फ एक जुमला और सुन ले, ये जो हम कहते हैं ना केपी हाउस में या केपी में हो रहा है, ये बहुत खतरनाक बात है। आप सूबों के अंदर, इसका मतलब है पीटीआई को बाकी सूबों में इजाजत नहीं दे रहे। अरे नहीं, और एक सूबे के अंदर फिर उनके पास जगह है तो वहां पे बोल रहे हैं आप सुबाइयत को हवा दे रहे हैं। बिल्कुल, हम सुबाइयत को हवा नहीं दे रहे हैं और ना ही हम सुबाइयत की तरफ लेकर जाएंगे डिस्कशन। मैं और आप नहीं दे रहे, वो किसी और की बात है। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। शहबाज शरीफ साहब माइंड कर जाएंगे। उनकी कुर्सी उन्हीं को मुबारक हो। ब्रेक पर मुझे जाना, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और जो सियासी हलचल मच रही है, एक जानिब तो हमने देखा कि अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की इजाजत नहीं दे रही है, दूसरी जानिब इजलास पे इजलास बुलाए जा रहे हैं और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज, कहा जा रहा है कि मरियम नवाज तो खैर अपनी सेहत के सिलसिले में गई हैं बैरून मुल्क। एवन फील्ड आमद हुई है और आगे के लाहे अमल पर गुफ्तगू हुई है। फिर उन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी पर गुफ्तगू की है, राहत साहब, उस पर मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करें कि जो नवाज शरीफ साहब है उन्होंने कहा कि इंडिया बिल्कुल गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने जो खिलाड़ी हैं उनको यहां पर भेजना चाहिए। अच्छा, वैसे ऑन अ लाइटर नोट, नवाज शरीफ की जितनी मोदी के साथ दोस्ती है, तो क्या वो रिक्वेस्ट ऑफिशियल एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं? वो उनके ये एक फिजा गलत आपने खुद डाला है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया ने गलत किया है, ये नहीं कह सकते ना, कभी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया को भेजना चाहिए। हाँ, भेजना चाहिए। ये गलत वाला लफ्ज आप वापस ले नहीं, मतलब उन्होंने आप उनकी नाराजगी क्यों इंडिया से कराना? बिल्कुल ठीक हो गया जी, मैं अपने गलत वाला वर्ड वापस लेती हूँ। उन्होंने कहा कि जरूर भेजना चाहिए। साहब ने कहा कि जी उनको आना चाहिए, और ये नहीं कहा अपनी गवर्नमेंट को कैसे हालात पैदा करने चाहिए कि ये नौबत ही ना आए। लेकिन खैर इंडिया को हालात जैसे भी हों, हमारी सिक्योरिटी जितनी भी आइडियल हो, इंडिया ने ऐसा करना ही होता है और वो उस पर पॉइंट स्कोरिंग हमेशा से करता है। और किसी हद तक मैं समझता हूँ कि दुश्मन का राइट होता है, हमें भी मौका जाया नहीं करना चाहिए, उनको भी नहीं करना चाहिए। पर ऐसे तो ऐसे ही है, टिट फॉर टैट वाली बात बुला सकते हैं। लेकिन जो तजवीज आपने दी है, वो मियाँ साहब इस पे क्रिकेट डिप्लोमेसी कर सकते हैं। मियाँ साहब आपको पता है क्रिकेट खेलते भी रहे जी जी, और खान के साथ भी उनके कई मैचेस हुए रहे हैं। ये अलग बात है कि बानी पीटीआई हमेशा ये कहते रहे कि वो उस वक्त भी अंपायर के साथ को मैच फिक्स कर लेते थे, ये वो इल्जाम लगाते थे। लेकिन मियाँ साहब हालांकि क्रिकेट बड़ी फेयर खेलते थे और सियासत में भी बड़ा अच्छे तरीके से वो हमेशा ही रोल अदा करते हैं। लेकिन जहां तक बात है दूसरी, इससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि पीटीआई ने दोबारा से रुजू कर लिया है मौलाना फजलुर रहमान से। नहीं, उस पर मैं आऊंगी। नवाज शरीफ उन्होंने मैं चाहूंगी पहले इसको कर दे मौलाना वाली बात। उन्होंने पीटीआई पर भी तनकीद की, उन्होंने कहा एक दिखा दे प्रोजेक्ट जो कि पीटीआई ने कंप्लीट किया। लेकिन उन्होंने तो ये भी बात की है, उन्होंने तो फिर ये भी कहा है कि सारे लड़कों को, नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भगा भगा के लगा दिया है कि जिनको गालियां दो, डंडे मारो, वटे मारो, लेकिन कोई पॉजिटिविटी इस पे नहीं है। तो ये जो बात मैं पहले कर रहा था, अब देखें ना, फवाद चौधरी जैसा बंदा वो अक्का हुआ है इन चीजों से। वो कहता है ये जलसे करके तुसी करना कि ये किन्नू मैसेज दे रहे हो। जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आपका केस जो है वो कबूलियत का है, मकबूलियत का नहीं है। ये जलसे कर करके किसको मैसेज दे रहा है? अच्छा, जलसे जब आप करते हैं ना जी त्वातर के साथ, आप धरना देते हैं, जलसे करते हैं, कभी पता चलता है चाइना के सदर को आपने रोक दिया है, कभी फलाने मेहमान ने आना था उसको रोक दिया है, कभी एम्बुलेंस बीच में फंस गई है, कभी इतने लोग सड़क पे मर गए। तो अल्टीमेटली अवामी रायमा जो है वो आपके खिलाफ होती है
और लोग उसमें जितने कंटेनर इस्तेमाल होते हैं, आपको पता है जितने कंटेनर वो बेचारे उसके अंदर पूरे पूरे भरे होते हैं। अच्छा, वो जो उठा कंटेनर्स खड़े होते हैं उनका आप जिक्र नहीं कर रहे? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। वही कंटेनरों को उठा के जब पुलिस वहां लगा देती है, और वो बेचारे जिन कंपनीज के होते हैं वो करोड़ों रुपए उनको बेचारों को पड़ जाते हैं। चार वहां छह के दिन रहने वाले लोग वहां, अच्छा लोग बेचारे वहां पे सारे कॉर्डन ऑफ हो जाते हैं। हाँ। फिर गैस लोगों के घरों तक जाती, तो ये एक तरह से लोगों का एक जो तासर होता है वो भी खिलाफ जाता है। तो बिल्कुल फवाद चौधरी साहब जैसे लोग हाँ। वो ये कह रहे हैं कि इसको बस कर दें खुदा Yes. के लिए। अगर कुछ टारगेटेड कुछ सोल्यूशन मेकिंग चीज आपकी है तो उसकी तरफ जाएं, एब्सोल्युटली। और उसका भी एक प्लान लोगों को दें। हाँ। मिसाल के तौर पे जब अली मीन गंडापुर साहब डी चौक गए जी, तो पीछे बहुत सारे लोग थे, वो ये कहते हुए पाए गए, उन्होंने कहा जी अगे की करना है, सानू अगे तो दसो जब आगे पता प्लान नहीं की आगे है, प्लान जाना क्या किधर है, करना की है। पिक्चर क्लियर है ना, जैसे स्मोक की ये वजह से सारे हमारी confused है basically। फजा ब्लर है ना, वैसे ही आई थिंक ये भी Yes। आगे ब्लर है। यस, कितना उन्होंने अग्री की है, स्ट्रांगली अग्री की है। आपकी बात को आप राणा कैसे साहब- इनकार कर सकते हैं? विजडम राणा होती है। साहब आप बताइए, ये जो विजडम की बातें अभी जुल्फिकार राहत साहब ने की हैं, बड़े मियां साहब ने आज वैसे तनकीद किया, उन्होंने कहा है 6 साल से तरक्की का सफर रुका हुआ था, अब हम वापस आए हैं, तरक्की हो रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। पीटीआई ने कुछ नहीं किया। अच्छा, वो उन्होंने क्रिकेट पे बोले, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो तो बड़े अजीम लीडर हैं, वो गरीबों पे बात करेंगे, भूख के ऊपर बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, लोगों की बेचारगी पे बात करेंगे, लोगों के अच्छी मरने बात पे की बात है, करेंगे। अच्छी बात की है। की होगी आपके एंड से, की होगी, मेरे एंड से ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, उन्होंने ये कहा- बादशाहों के चोचले हैं कि भारत कि बनाना क्रिकेट हो जाए या ये हो जाए। असल चीज ये है कि क्या अगर वो कौमी सतह के लीडर हैं, खुद को कहते हैं, तो उन्होंने कितनी देर महंगाई पे बात कर ली कि लोग भूखे मर रहे हैं? कितनी देर बात कर ली कि लोग हॉस्पिटल्स के अंदर एड़ियां रिगड़ते फिर रहे? कितनी देर बात कर ली कि लोगों के पास खाने को नहीं रहा, वो भीख मांगने के ऊपर सड़कों पे आ गए? आए मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूं सड़कों के कोनों के ऊपर खवातीन अपने बच्चों को लेकर अभी बैठी हुई है। इस लम्हे मौजूद में दिखाता हूं मैं आपको वो नजर नहीं आ रहे? क्रिकेट दे वो आ जाए तो क्रिकेट के वो चले जाए, टू हेल विद क्रिकेट। लोग भूखे मर रहे हैं भाई, तुम कैसे लीडर हो? बात ही नहीं कर रहे तुम उनपे, करो ना बात। वो तो कह रही है तरक्की और हो सुन रही ले है। एक मिनट बात, उन्होंने कहा नहीं इमरान खान के दौर में कोई एक प्रोजेक्ट, इमरान खान के दौर में जो ग्रोथ रेट था ना 5.7 था, हाँ। ठीक है, 6 साल में हमारा ग्रोथ रेट 1 पॉइंट समथिंग पे बड़ी मुश्किल से झूठ बोल के आया है। तो इमरान खान के दौर में तो क्या कहते हैं, लंगर खाने भी चल रहे थे, इमरान खान के दौर में तो पनागाहें भी थी, हाँ। इमरान खान के दौर में तो सबसे दुनिया का अजीम प्रोजेक्ट हेल्थ कार्ड भी था, जिसमें गरीब आदमी ने 10-10, 20-20 लाख के ऑपरेशन करवाए। ठीक है, इमरान खान के दौर में तो कौमी खजाने के अंदर 25 अरब डॉलर से ऊपर थे। आप किस तरह कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में क्या था? आप बताएं कि आपके भाई ने और आपकी बेटी ने पिछले 6 सालों में इस मुल्क के साथ क्या किया? कहां है ग्रोथ रेट? कहां है हमारी इकोनॉमी? कितना कर्ज है हम पे? क्या हमने कमा के मरियम दिया? ने सबसे पहले आके आटे की कीमत कम की ताकि गरीबों को रोटी मिल सके, दस्तयाब हो सके। ये फिर कहा। महंगा हो गया आटा, उन्हें नहीं पता, वो गई नहीं है उधर, आटा फिर महंगा हो गया है, फिर 2.5% महंगाई बढ़ गई है दोबारा। ठीक है ना, बाहर जाने से देखिए, हाँ। उनके यहाँ रहने से कितनी असल में बरकतें चीफ हैं। सेक्रेटरी भी और साथ चले एक जुमला और जो ये बार बार जुल्फिकार राहत कहता है ना कि जी मकबूलियत के साथ कबूलियत भी होना जरूरी है, तो ट्रंप ने साबित कर दिया कि मकबूलियत हो ना तो कबूलियत जबरदस्ती भी हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप ट्रंप को कह रहे हैं कि कबूलियत जबरदस्ती भी हो मैं जाती इतना ही जुमला कह सकता नहीं, वो जबरदस्ती की कबूलियत कहाँ है भाई? उनकी आवाम ने वोट दिया है, मैंडेट एक्सेप्ट किया। हमने भी दिया था 8 फरवरी को, ठीक है ना। चले, आपका वोट तो पता चल गया आपने किसको दिया। हमने कहा है, हाँ, हमसे मुराद हम है, अकेला नहीं, इंडिविजुअल नहीं है। राहत साहब ने- एनू भी कसम चुका लो। देखिए जी, ट्रंप जो है ना, वो उन्होंने कदम नहीं उठाई। फिजा ट्रंप का सियासत के अंदर मौलाना से कंपैरिजन करेंगे? नहीं, कंपैरिजन नहीं, उसका जो एक पूरा निज़ाम सिस्टम और चीजें वो अमेरिका से निकल के ना जी पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। जो नेटवर्क है, जिस तरह उसने ऑपरेट किया, जिस तरह काम किया, एलन मस्क ने किस तरह एक कमांडर के तौर पे उसके लिए लड़ाई की, पूरा मीडिया मैनेजमेंट सारी की, CNN से लेके बड़े बड़े चैनल को उसने फारग कर दिया, और एक्स पे जिस तरह उसने कैंपेन चलाई और उसने कहा कि ये मेरा कमांडर था और इसने बड़ा काम किया। रशिया तक, प्यूटन तक सारे लोग उसके लिए करते रहे, MBS तक सारे लोग। तो मैं कहता हूं कि ट्रंप जो है, ट्रंप इंटरनेशनली उसने बहुत सारे लोगों को एंगेज किया हुआ था और उसका एक जबरदस्त बयानिया था, और इंक्लूडेड इमरान खान।
खान का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, जो मैं हमेशा ही बात करता हूं, कि ये कंफ्यूज्ड लोग हैं। ये अभी तक लोगों को कोई एक नैरेटिव नहीं दे सके। मसलन ट्रंप का यहां बैठे हुए, अच्छा, मैं एक बात बता सकता हूं कि ट्रंप ने रिटर्न कुछ 100,000 दफा अपना पूरा अपना नैरेटिव बयान किया। क्या नवाज शरीफ कंफ्यूज्ड इंसान नहीं है? वो जो कर रहे हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ अपने काम पे, जो भी उनका काम है, जिस अंदाज में वो कर रहे हैं, उस पे पूरे क्लियर है। क्या क्लियर है उनका विजन? क्या है कि इसको जेल में रखना है, इस बात पे क्लियर है? नहीं, मेरा ख्याल है कि आप तो खुश हो रहे होंगे। उस पे नहीं, उस पे बात हो सकती है, लेकिन देखें वो थोड़ा रवायती पार्टी से, पीटीआई गैर रवायती पार्टी के तौर पे उभर के सामने आई थी। इन्होंने एक नैरेटिव, एक चूरन बेचा, एक चीजें बेची, और वो नैरेटिव में ये कंफ्यूज्ड इसलिए मैं कहता हूं कि अभी ये क्या करना चाहते हैं, ये किस तरह का इनकलाब लाना चाहते हैं, ये कौन सा मोमेंटम बनाना चाहते हैं, वो छोड़ दें। ये कहां से जाके किसको टारगेट करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं। क्या क्लियर है? देखिए, नून लीग 300 यूनिट कम करने का जो यूनिट कहा था कि उनको बिल आएंगे, वो क्लियर है। सोलर पैनल लगाने का कहा था, क्या वो क्लियर है? मेरा ख्याल है कि नून लीग का, जाहिर है मैं तो किसी पार्टी का ना स्पोक्स मैन हूं, ना मैं उनकी तर्जमानी कर सकता हूँ। अजमा उन्होंने बुखारी साहब है, वो बेहतर तर्जमानी करती है, रोज एक लंबी चौड़ी उनकी प्रेस रिलीज आती है, तो उसमें सारा कुछ लिखा होता है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो नून लीग कर रही है उसमें वो क्लैरिटी के साथ कर रही है, और पीटीआई जो करना चाहती है उसमें क्लैरिटी नहीं है। परफेक्ट। अच्छा, ट्रंप की जो बात कर रहे हैं ना कि ट्रंप ने वो सारी कबूलियत और मकबूलियत, मैं उस पे जरा बात कर रहा हूं कि ट्रंप ने जिस अंदाज में चीजों को लेके चला, उसने एक पूरी कौम को नैरेटिव दिया। उसने कहा ये जंगें और ये जो यहाँ पे जनरल क्रेसी है, ये जो सीआईए का एक पूरा यहाँ पे एक माफिया बना हुआ है, ये जंगों के नाम पे $1 बिलियन खाते हैं और ये करते हैं, उसने सबूत ला के कौम के सामने रख दी है। अब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि सारे के सारे हजरात कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। पहले तो ये डर्टी हैरी से शुरू होकर पता नहीं किस किस का नाम और क्या क्या करते थे, अब सारे तौबा तायब होके सुकून से बैठे हुए हैं। वो भाई अब किस तरह का इनकलाब लाना चाह रहे हैं आप? एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह के, बैशिंग करके, अदारों को बैशिंग करके क्या नतीजा निकालना चाह रहे हैं? कोई कौम को प्रोग्राम दें, कोई इनकलाब का स्केच, कोई रोड मैप दें जिसके पे लोग कहें कि यार इस पे चल के कोई बेहतरी हो सकती है इस कौम की। ये बताएं, मेरा ये मसला, ये मशवरा है राहत साहब का। राना साहब, हाय जूदे पश्चिमा का पश्चिमा होना, हाय इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। तुसी ठीक है ना, इतनी सादगी मर्जी मरे कि क्लैरिटी इसमें नहीं है, क्लैरिटी नवाज शरीफ में बड़ी है। वो तो आए थे कि मसाइल की कुंजी मेरे हाथ में है, बस मैंने मौका दियो, मैं कुंजी बस खोलनी है। एक ना जिस तरह कबूतर बैठा दुकान पे तो ही तोड़ नहीं कर सकते कबूतर। हाँ, मैं अर्ज कर दूं ना कि वो गुलाम कबूतर हमारे पास आएंगे तो हम तोड़ करेंगे ना। थले उड़ा रहे सन तो फिर एक्टिंग कर रहे, ओह ये कहां से आ गया? ठीक है ना, इतना तो स्टार प्लस में एक्टिंग नहीं होती यार। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूँ, एक ना दुकान के बाहर ना रश लगा हुआ था बहुत ज्यादा, दुकान बंद थी। वो एक आदमी बेचारा हिम्मत करके बीच में थोड़ा सा आगे जाता था, कमजोर से था, उसे फिर लोग उठा के बाहर फेंक देते थे। 3-4 दफा अटेम्प्ट करके ना वो बैठ गया, कहता चलो फिर मैं भी दुकान नहीं खोलता। वो दुकान का मालिक था, ठीक है ना। मियां साहब के साथ वो ही हुआ है, कुंजी हाथ में पकड़ रखी है, कभी शहबाज शरीफ साहब धक्का देके फेंक रहे, कभी कोई फेंक रहा है। आखिर तो उन्होंने क्या, मैं दुकान ही नहीं खोलता। पाकिस्तान के तरक्की की दुकान जो उनके हाथ में थी ना, वो नहीं खोलता। करोड़ों रुपए देखे उन्होंने स्टारशिप हुआ, वजीर आजम नवाज शरीफ, ठीक है। इस मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ, गंगा को बहा लो नवाज शरीफ, ठीक है ना। नवाज शरीफ आएगा, लग पता जाएगा, ठीक है। वो कंफ्यूज नहीं थे, वो बिल्कुल क्लियर माइंड थे कि भाई मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन मैं बनना नहीं है मैंने, ठीक है ना। मैं आखिर में बाहर जाके क्रिकेट पे बात करूंगा, ठीक है। और एक बंदा कंफ्यूज है जो अपना नैरेटिव लेके चला है और उसके बदले जेल में 1.5 साल से फेस कर रहा है, वो कंफ्यूज है। कैसे यार, वाह, मैं आपको तो नहीं कह रहा पटवारी जेल काटने की हद, ठीक है ना, जेल काटने की हद तक तो वो क्लियर है कि मैं जेल काट रहा हूं। कौम को प्रोग्राम देने के लिए कुछ नहीं है। राना साहब प्लीज कोई प्रोग्राम दे दे, कंप्लीट कर दे। बात ये कि प्रोग्राम की दे, कोई मतलब सॉफ्टवेयर चेंज करे, की करे कौम दा। और ये कौम को वो ले तो आया 8 फरवरी को, कौम ने क्या किया? बड़े बड़े नामवरों को झटका करके फारिग किया, बगैर पैसे के लोग पार्लियामेंट में पहुंचे, तालीम याफ्ता लोग पार्लियामेंट में पहुंचे, आपने कैंडिडेट उठा लिए, आपने उनके कागजात नहीं जाने दिए, आपने उनसे निशान छीन लिया, आपने उन्हें कंपेन नहीं करने दी। उसके बावजूद भी पूरी कौम ने एक फैसला दिया
और वो बड़े बड़े जिनको आप बाहर से लाए थे, जिनका कबूतर कह रहे हाथ में बैठते, हर जगह से हरवा दिया, और कितना बड़ा प्रोग्राम हो गया। इससे बड़ा कोई हिस्ट्री में प्रोग्राम हो सकता है जो उसने दिया? बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। आप ना माने कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी थोड़ी कह रहा हूं मैं क्या, लेकिन पेट्रोलॉजिस्ट जो हैं उनकी थ्योरी कुछ भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि भाई इससे बड़ी और क्या चीज होगी कि एक पार्टी के निशान छीन लिए, वो गोंगलू पे लड़ रहे, बताऊं पे लड़ रहे इलेक्शन, और वो जनाब टमाटर टिंडे पे लड़ रहे। इससे अच्छा तो आप बल्ले से हार जाते यार। हाँ। टिंडे से भी हार गए आप, बताऊं से भी हार गए आप, सबसे ही हार गए। बेहतर था कि आप एक अच्छे निशान से हार जाते, बल्ले से हार जाते तो बेहतर था। लेकिन वो भी एक स्ट्रेटेजी थी कंफ्यूजन के लिए, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो किया फैसला वो तो वही था ना। लेकिन बेहतर यही था कि नवाज शरीफ पीआईए की बातें या क्रिकेट की बातें पाकिस्तान में रह के करते तो ज्यादा अच्छा था। बाहर बैठकर इस किस्म के बयानात देना, खैर उनकी सियासत है और उन्होंने बेहतर समझ के ये बयान दिया होगा। अगर प्रैक्टिकली वो मोदी साहब को फोन करके राजी करें तो उस पर अवाम में बल्ले बल्ले हो सकती है कि वो कहें कि भाई देखा, मेरे कहने पे उसने भेज दिया पाकिस्तान के अंदर इंडियन क्रिकेटर्स को। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग न्यूज। इस पर आई थिंक वो जो मीडिया मैनेजर्स हैं, जो मशवरे देने वाले हैं, उन पर काम करना चाहिए। स्मोक की सूरत हाल पंजाब के अंदर कितनी बुरी है, 100,000 इंडेक्स तक जा रहा है, इस पर क्या काम करी है हुकूमत, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट मेरे सामने है जिसमें वो कह रहा है कि इदारा के पंजाब में 1,10,00,000 बच्चों की जिंदगी को खतरा है। क्यों खतरा है? स्मोक की वजह से। जो हम सांस अंदर लेकर जा रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन जो कि नेमत है, ये तो अल्लाह की तरफ से हमें फ्री मिल रही है, लेकिन इतनी डर्ट, इतना पोल्यूशन, कैंसर ज्यादा इसमें ज़रात मौजूद हैं और हम इसको इनहेल कर रहे हैं। और उस पर हमारी सीएम ये कह रही हैं कि ये कोई 1, 2, 3 साल का मसला नहीं है, इसको ठीक करने में सालों लगेंगे। ये तो उन्होंने बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसको ठीक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या क्या काम किए जा रहे हैं। स्मोक पर बात करने के लिए हमारे साथ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलिया से मौजूद हैं राशिद खान साहब, जो कि एशिया के 100 जो बेस्ट और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज हैं इनमें इनका नाम आया है। और ये ऐसी एप्स और ऐसे टेक से इनका ताल्लुक है जो कि ऐसी एप्स क्रिएट करते हैं कि कहीं पर भी नेचुरल डिजास्टर हो, इमरजेंसी जो है वो रियल टाइम्स को देखते हुए वो एप्स गाइड करती हैं कि आपने कहां से निकलना है और क्या करना है। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि स्मोक पे हमारी आवाम को एजुकेट करें, और ये जो एआई और इतना एडवांसमेंट आ गया टेक्नोलॉजी में, तो ये टेक्नोलॉजीज कैसे हेल्प आउट कर सकती हैं हमें बेहतर फजा के लिए? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि स्मोक है क्या। स्मोक के बारे में काफी ज्यादा लोगों की मुख्तलिफ किस्म के तज्जिए हैं कि वो क्या है, लेकिन इस वक्त जो स्मोक मौजूद है सब कॉन्टिनेंट वाली साइड पे, वो काफी हैजर्डस है 2-3 पहलुओं की वजह से। एक तो उसके अंदर इंडस्ट्रियल इमिशंस बहुत ज्यादा हैं, और इंडस्ट्रियल इमिशंस का मतलब है कि उसके अंदर NO2 जो कि माइक्रो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो भी मौजूद हो सकते हैं, जो कि इंतहाई डेंजरस हैं आपके ब्रोंक्यूल्स के लिए, यानी कि आपके लंग्स के लिए। और वो इतने छोटे होते हैं कि वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में भी शामिल हो सकते हैं, और देन दे कैन बिकम कैंसरस। तो स्मोक की पहली तो ये सूरत हाल है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी लो है कि उससे ये चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज है कि हमें बजाय इसके कि हम एकदम सोल्यूशन की तरफ चले जाएं, मेरा ख्याल है उसे कम्प्लीटली डायग्नोज करने की जरूरत है कि स्मोक जो है ये एक तो उसके रीजंस क्या हैं, और दूसरा वो कहाँ पे मौजूद है। एज AI इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंदर मेरा ख्याल है हमें माइक्रो सेंसर्स लगाने की जरूरत है सिटी के अंदर, और खास तौर पे जो स्मॉलर स्केल के ऊपर से लगाने की जरूरत है, ताकि हमें पता लगे, पिन पॉइंट कर सकें उन पॉइंट्स को जहां पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत कम है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है, उस डाटा को एनालाइज करके आपको बता सकती है रियल टाइम में कि यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे है, बढ़ चुका है, जो कि फिजा यहाँ पर सांस लेने के काबिल नहीं है। वैसे सर ये बताएं कि पहले तो हम ये समझ रहे थे कि ये मसला जो है ये पंजाब का और खुसूस तौर पर लाहौर का, लेकिन अब तो ये इत्तलात आ रही है कि ये KPK तक भी पहुंच गया है। तो इसको क्या कोई वबा की तरह लिया जाना चाहिए को इसका तदारुक, और क्या हम पहले एंटिसिपेट नहीं कर सके इस बात को, कैसा हो सकता है? और ये क्लाइमेट चेंज के साथ भी इसका कोई बनता है कोई ताल्लुक? देखिए, कोई भी चीज एकदम नहीं होती, कुछ डिजास्टर जो हैं वो एकदम नहीं होते, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोसाइटी में पेनिट्रेट करते हैं। जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका इफेक्ट
आपको एक दफा में जब सैलाब आता है तो पता चलता है कि अच्छा ये तो हो गया, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें राइज कर रही थी इन द बैकग्राउंड। बिल्कुल इसी तरह से जो अभी मेरा वेरी रिसेंटली आई हैव रिटन एन आर्टिकल इन सम ऑफ द न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर्स एज वेल, जिसमें मैंने बताया कि ये जो डिजास्टर्स कुछ होते हैं जो बिल्कुल बैठे होते हैं लेकिन वो एकदम से सामने आते हैं। Okay. मेरा ख्याल है दिस इज वन ऑफ देम, जो कि Okay. बहुत अरसे से पीछे बैठा हुआ था, जहां पे ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, हमारी गाड़ियों की पोल्यूशन, हमारी ओवरऑल पोल्यूशन जो है वो, और जो एग्रीकल्चरल एक और भी एलिमेंट इसके अंदर वो एग्रीकल्चरल पोल्यूशन है, जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। जो एग्रीकल्चर बर्नआउट्स वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरसली इसके अंदर इफेक्टिव होते हैं। अब मतलब क्योंकि इतने एकदम अरसे से कोई ये काम सब हो रहा है, पोल्यूशन जमा हो रही थी और फिर एकदम से इसने ब्रस्ट किया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अभी आप कह रहे हैं कि इसने बर्स्ट किया, लेकिन अभी भी इसने बर्स्ट नहीं किया। अच्छा, स्टिल अभी ब्रस्ट ये नहीं आपको किया? अभी भी अभी मेरे होना हिसाब से अभी शायद 1-2 साल के बाद एक ऐसा इफेक्ट होगा जहां पे आपको लगेगा कि आप धुएं में जिंदगी गुजार रहे हैं। Oh my इमरजेंसी के God. हिसाब से जब भी मैं बात करता जी। हूँ, तो जब हम फायर पढ़ाते हैं लोगों को कि फायर से कितने नुकसान हो सकते हैं, तो हम फायर के ऊपर इतना फोकस नहीं रखते जितना हम फोकस स्मोक के ऊपर रखते हैं। क्योंकि फायर से आप सिर्फ जल सकते हैं, स्मोक से आप मर सकते हैं। मर सकते हैं। और स्मोक जो है ये इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट स्मोकिंग स्टाइल। तो इनहेलेशन के जरिए बचेगा, मतलब जब आप सांस लेने के लिए जब एक ऐसे लेवल पर चला जाएगा, NO2 का लेवल या PM2.5 उसे हम कहते हैं, जब उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो एक ऐसे लेवल पे जाता है जहां पे पीपल माइट स्टार्टेड टू डाई विद इन 4 to 5 minutes 4 to 5 एंड इट कैन minutes? हैपन एंड दिस डिजास्टर इज Oh लाइक my God. अगर अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मे बी another 4-5 years we राज might साहब, see that sort of 4 thing से happening. 5 मिनट के अंदर जैसे आपकी डेथ हो सकती है, ये स्मोग इतनी खतरनाक सूरत हाल, मुझे लगता है कोरोना वाला टाइम की तरह ना हो जाए। अच्छा, ये भी जरा बताइएगा कि जिस तरह चाइना को इस पे चैलेंजेस रहे, यूके के अंदर भी इस तरह की एक कैफियत रही और उन्होंने तो काबू पा लिया, हमारे यहाँ भी ये सालाना सेगमेंट बन चुका है, इसका फौरी तौर पे तदारक कैसे मुमकिन? देखिए, मैंने वो बताया कि सबसे पहले तो आप लोगों को अभी, क्योंकि हम जब भी डिजास्टर की बात करते हैं उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस होता है, रिस्पॉन्स और रिकवरी। जो मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस है, आप तकरीबन उसके एंड पे आ गए हैं, आप रिस्पॉन्स टाइम पे आ गए हैं इस वक्त। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि अभी आपको लोगों को बचाना है, तो पहले तो एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करें ओवरऑल जहां पे भी ये सिचुएशन इतनी बुरी है। दूसरी, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स मैंने बताया कि सेंसस लगा के ये पता करें कि कहां पे वो बहुत बुरी है, ताकि उस जगह पे लोगों को हम प्रॉपरली बता सकें कि आप मास्क पहन के निकलें। अच्छा, और ये आंखों में भी चली जाती है, मतलब ये सिर्फ सांस के जरिए अंदर जा रही सांस है, या आपकी आंखों में को इचिंग नुकसान है, बर्निंग है, आंखों से और नाक से दोनों से अंदर जा रही है। बिल्कुल ठीक। जी। तो ये आप उन लोगों को बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं। नंबर 1, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म में आप लोगों को हेल्थ के बारे में, और फिर उसके बारे में यू नीड टू प्रिपेयर पीपल कि उनके वो कितने वो प्रिपेयर हो सकते हैं इससे बचने के लिए, क्या क्या चीजें घर में लगाई जा सकती हैं। दूसरी, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में ऑब्वियसली एक तो इंडस्ट्रियल बर्निंग, एग्रीकल्चर बर्निंग को कंट्रोल करना पड़ेगा बिल्कुल ठीक। टाइम से पहले। नंबर 2, हमें माइक्रो एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे जापान के अंदर तकरीबन हर घर में, आई जस्ट विजिटेड जापान फॉर सम डिजास्टर कॉन्फ्रेंस, और वहां पे हर घर के अंदर एक उन्होंने लेयर्स लगाई हुई हैं स्पेशल किस्म के पौधों की, और वो पौधे क्या करते हैं, दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ एयर फिल्टर्स। एयर फिल्टर्स, तो आपके राइट। एयर फिल्टर की तरह काम करते हैं। जैसे आपके एयर प्योरीफायर्स होते हैं, उसके बीच में स्पेशल किस्म के एलिमेंट्स लगे होते हैं जो कि एयर को प्योरीफाई करते हैं आपके घर की। तो आप उसी तरह के एयर प्योरिफिकेशन वाले जो हैं, वो ऑब्वियसली वी नीड टू लर्न फ्रॉम साउथ कोरिया में भी ये प्रॉब्लम है, हाँ, और ठीक है। इट इज गोइंग देयर एज वेल। जापान में ऑब्वियसली दे हैव कंट्रोल एंड ऑब्वियसली एनवायरनमेंट का चेंज, जैसे वो चेंज हो गया। और चाइना में वाज अ बिग प्रॉब्लम, दे केम अप विद दीज माइक्रो गार्डन्स। माइक्रो गार्डन्स हैं जो कि ऐसे पौधे हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एयर प्योरीफायर की तरह काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नजर नहीं आता। राणा साहब, जैसी सजेशंस दी गई हैं, हमारी गवर्नमेंट आपको नजर आ रहा है कोई इस तरह के कोई काम कर रही है? नहीं, देखिए, जो वो ये बात कर रहे हैं ना, ये जिस माहौल में बैठ के कर रहे हैं वहां ये सब कुछ मुमकिन है, राइट। ठीक है ना। हमारे यहाँ
तो आलम ये कि अभी जो मरियम साहबा ये कह रही थी कि जी 6 से 7 साल लगेंगे, वो एक रेस्टोरेंट में बंदे गए, वहां पे लिखा हुआ था कि जी खाना आप खाएं, बिल आपके पोते देंगे। वो बंदे ने राज के खा लिया, उठ के जाने लगा तो वो बिल ले आया, तो उन्होंने कहा जी पोते देंगे। उन्होंने कहा जेड़े तारे दादा ने खादा सी ओदा बिल तो तुसी दोगे ना। तो भाई 35 साल से पंजाब में तुम हुकूमत कर रहे हो, हाँ। और अभी भी तुम कह रहे हो 7 साल मजीद चाहिए। तो ये जो बात कर रहे थे ना डॉक्टर साहब, ये बात कर रहे हैं बड़ी आइडियल माहौल की। हाँ। यहाँ तो हमारे आलम ये है यार कि भाई अगर ये पॉल्यूशन ना भी हो तो जुल्फकार जरा आप बताएं कि ये ना भी हो तो जो लाहौर की इन्वायरमेंट है, जो धुआं छोड़ती गाड़ियां, रिक्शे, चिंची, क्या वो रहने के काबिल है? बिल्कुल नहीं है। राना साहब ये कह रहे हैं कि जो इत्तेफाक फाउंड्री का धुआं पुराना हवा के अंदर है, वो बिल तो तुसी दो ना। अच्छा, इसमें देखिए क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का नंबर 1 मसला है और पूरी दुनिया उस पर 12 महीने काम करती रहती है। हमारे यहाँ ये आखिरी नंबर पे भी मसला नहीं, इसका हल वही है जो बिलियन ट्री पे आपने मजाक उड़ाया था ना, अल्टीमेटली उसी पे जाना है, पौधे लगाने हैं और अपनी इसको फिजा को साफ करना है। चाइना ने अभी देखें, एलन मस्क ने कहा है कि उन्होंने घरों और गाड़ियों के ऊपर ब्लू कलर की चादरें डालना शुरू कर दी हैं। वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कोई शायद तूफान आने वाला है, कोई बड़ी आफत आ सकती है। चाइना के अंदर इस पे काम हो रहा है। इसी तरह की चाइना के अंदर इसी तरह की जो स्मोक थी, उससे उन्होंने यकीन करें कि इतनी चीजें उन्होंने अपने फायदे के लिए चीजें बना ली और उसको कवर भी किया। लेकिन हमारे यहाँ देखें बदकिस्मती है, जिन्होंने करना है चीफ सेक्रेटरी साहब वो बाहर बैठे हुए हैं और बाकी हजरात सीएम और बाकी लोग भी बाहर बैठे और ये ऐसे लोग के काम कर सकते हैं। राना साहब प्रोग्राम बस एक जुमला, पीएचए लाहौर में उन्होंने पिछले कई दिनों से पौधे धो रहे हैं, पत्ते साफ कर रहे हैं, एक फर्क पड़ेगा। बिल्कुल आप अपनी एफर्ट करें ना, पीएचए ने भी तो आगाज किया ना, बाकी महकमे भी उसके साथ मिलकर करें, कुछ तो बेहतरी आ सकती है। कुछ तो बेहतरी आ सकती है और स्पेशली जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि अपनी राय रखते हैं, जिन्होंने इस पर काम किया हुआ है, राशिद खान साहब जैसे लोग, आई थिंक इन गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे एक्सपर्ट मैनेजर को शामिल करें जो कि बता सके कि ये सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये काम करना चाहिए। 30 नवंबर तक बंद करने का कारनामा कर दिया। बच्चे बड़े खुश हैं वैसे, बच्चे बड़े कसम से, बच्चों के पेपर्स थे, पेपर्स उनके डिले हो गए हैं, बच्चे बड़ी दुआएं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया राशिद खान साहब, ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन कर रहे थे। सुबह हमने आपको वहां के 4 बजे डिस्टर्ब कर दिया है, बट द थिंग इज जो मशवरे उन्होंने दिए हैं कि ऐसे प्लांट्स लगाए जाएं जो कि एज अ एयर प्योरीफायर काम करें और फिर उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए। लेकिन फिलहाल हमें गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी सूरत हाल काम करते हुए नजर नहीं आ रही। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।